नेक्स्ट है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ द करिकुलम इज कंसर्न्ड विद। जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है, ये जिसके अंदर हम नजरियात की बात करते हैं, तो वो उसके अंदर किससे कंसर्न करता है? सर भूल रहे हैं आप? सोसाइटी से कैसे? फिलोसफी का सोसाइटी से क्या ताल्लुक है? फिलोसफी तो एक अलग फाउंडेशन है ना। ठीक है, जी जी, आइडिया है, ठीक है। फिलोसफी तो एक अलग फाउंडेशन है, साइकोलॉजी अलग है, सोसाइटी या सोशोलॉजी वो अलग है। तो ये आइडियाज के ऊपर फोकस करती है। द मोस्ट अप्रोप्राइट मेथड यूज टू इवेल्युएट करिकुलम। कौन सा मेथड बहुत मुनासिब है एवेल्युएशन करने के लिए? फॉर्मेटिव एवेल्युएशन, सम्मेटिव एवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, ये सभी सभी जो है ना, ये मेजर टाइप्स हैं, और ये कॉमन इनका जो यूज होता है, तीनों ही जरूरी है। द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ एनी टीचर फॉर प्रिपरेशन ऑफ द एकेडमिक इज। हाईएस्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ एनी टीचर, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किस तरह की क्या होगी? उसकी कम्युनिकेशन, उसकी प्लानिंग, उसकी ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल, उसकी मोटिवेशन। तो एक सबसे पहली चीज जो मेजर वो है, उसकी प्लानिंग कैसी है, और उसकी एकेडमिक या उसकी कोई भी चीज है वो प्लानिंग पे खड़ी होती है। प्लानिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी पहली। क्वालिटी स्कूल टीचर ऑलवेज। स्कूल टीचर अब क्या करते हैं? ये जो प्रोफेशनल होते हैं, टीच यूजफुल स्किल, ऐसी स्किल सिखाते हैं जो यूजफुल हो। प्रॉपरली एड्रेस नॉन एकेडमिक स्किल्स, वो स्किल जो नॉन एकेडमिक हैं उनको प्रॉपरली जो है वो सिखाते हैं। आलाफी सभी काम अच्छे स्कूल जो है वो करते हैं। विच टर्म्स इज नॉट रिलेटेड कोऑपरेटिव लर्निंग इज। कौन सी टर्म जो कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर है वो नॉट कोऑपरेटिव लर्निंग से रिलेटेड नहीं है? कोलैबोरेटिव टीचिंग मिलजुल के होती है लर्निंग करना। जिग्सा पजल ये भी मिलजुल के होती है कि एक चंद एक को पढ़ाया, वो अगलों को पढ़ाएंगे, वो अगलों को पढ़ाएंगे। इनको एक चैप्टर पढ़ाया, दूसरों को वो आपस में एक दूसरे सबको पढ़ाएंगे। मैक्रो टीचिंग ये तो एक आम क्लास की तरह है, जहाँ 30 35 से 45 लोग, 35 से 45 मिनट एक लंबे अरसे तक किसी कंटेंट को पढ़ाना, तो ये चीज ना रिलेट नहीं करती। स्टडिंग चाइल्ड मेंटल प्रोसेस, बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी कार्ड। बच्चे के मेंटल प्रोसेस को देखना, उसकी पर्सनैलिटी को देखना, तो क्या कहलाता है? क्योंकि मेंटल की बात हुई है, तो मेंटल का ताल्लुक जो है वो कॉग्निटिव से होगा। आपको मेरी आवाज की समझ आ रही है? मैं थोड़ा सा ऐसा बोल रहा हूँ कि दो बशिंदे मेरे पास सोए पड़े हैं। अगर ये उठ गए ना बशिंदे, तो इन्होंने जो है ना फिर 12 1 बजे तक सोना कोई नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा सा कदर स्लो बोल रहा हूँ। लेकिन आपको आवाज ना आए तो फिर मैं चेंज कर दूंगा। What are the barriers of inclusive education in the Pakistan context? ये जो है एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं कि जहां हमारे पास माइनर डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट भी नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ रहे होते हैं। इंक्लूसिव सभी के लिए एक माहौल क्रिएट किया गया होता है। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर क्या बैरियर है? क्या वो बच्चा जिसको कोई मसला है और जब वो नॉर्मल क्लास में आता है तो उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, यानी उसको कमतर समझा जाता है, उसको कम वक़्त दी जाती है? या लैक ऑफ एजुकेशनल नॉलेज, हमारे पास नॉलेज ही नहीं है उनके संभालने का और उनको कैसे? या ओनली ए और बी, या बोथ? देखिए इसका आंसर जो है देखिए हमारे पास नॉलेज की कमी तो नहीं है, हमें पता है कि किस तरह करना है। मैं समझता हूँ हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा है डिस्क्रिमिनेट एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी, कि सोसाइटी जो है ना वो डिस्क्रिमिनेट, यानी उसको कमतर समझा जाता है जिसके अंदर कोई ऐब होता है, जिसकी पर्सनैलिटी शख्सियत के अंदर ज्यादा ये होगा। नॉलेज का इल्जाम मैं नहीं देता कि नॉलेज जो लोगों के पास और टीचर्स के पास होता है कि इंक्लूसिव है तो उसको कैसे लेके चलना है, बोथ भी हो सकता है। पर मेरा जवाब यही है, मेरे नज़दीक यही एक है, इशू है ज़्यादा। एजुकेशन जो है वो होती है जहाँ पे इस तरह के लोग होते हैं, तो हमें पता होता है किस तरह मैनेज करना है, इनको लेकर चलना। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट एसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग सेशन?
जब आप नॉन, पहले तो आपको काउंसलिंग की टाइप पता है, नॉन डायरेक्टिंग और इक्लेक्टिक काउंसलिंग। तो नॉन डायरेक्टिंग काउंसलिंग जहाँ हम काउंसलिंग को ज्यादा सुनते हैं और खुद जो है वो कम बोलते हैं। अब ऐसी सूरत के अंदर, यानी जहाँ पे हमने उसको ज्यादा सुनना है, खुद कम बोलना है, ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा कि हमें क्या करना चाहिए? आप लोग गलत बता रहे हैं। ट्रेनिंग द काउंसलर ठीक है, होनी चाहिए, काउंसलर की ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक्सपर्टाइज। लेकिन असल तो है, हमने उसको बुलवाना जब है तो पहले रेपो बिल्ड करें। यानी एक बच्चा जिसकी मैं, एक शख्स जिसकी मैं काउंसलिंग करना चाह रहा हूँ, और वो शख्स जो है वो यानी उसको, अगर वो मुझसे डर रहा है कि मेरे ये राज को अफशा ना कर दे, ये मेरी बातें किसी को बता ना दे, तो ऐसी सूरत के अंदर तो वो मुझे अपनी बातें नहीं बताएगा। मुझे पहले इतनी रेपो बिल्ड करनी है कि वो अपनी सारी बातें जो है वो मेरे साथ शेयर करे। तो रेपो बिल्ड करना ये जरूरी है। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस? क्या चीज इमोशनल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग ट्रू है? हैविंग अ हाई क्यू इन शोर, हाई ई क्यू। पहले मुझे बताएं कि आई क्यू किसे स्टैंड करता है और ई क्यू किसे स्टैंड करता है। आई क्यू और ई क्यू के अंदर क्या फर्क है? आई क्यू कहते हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चन को, और ई क्यू कहते हैं इमोशनल क्वेश्चन। आईक्यू का ताल्लुक हमारे दिमाग के साथ है, मेंटल कॉग्निटिव के साथ है, और ईक्यू का ताल्लुक हमारी इमोशंस, हमारी जो है इमोशनल इंटेलिजेंस, इन लोगों के साथ बिहेव के साथ हमारा इसका ताल्लुक है। देखिए, आई क्यू और ई क्यू एक मुख्तलिफ चीजें हैं। किसी शख्स का आई क्यू अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका ई क्यू भी अच्छा होगा, या ई क्यू अच्छा है तो आई क्यू, या एक आई क्यू कम है तो ई क्यू अच्छा हो, ऐसी बात नहीं है। बल्कि वो जरूरी नहीं है कि अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी या दोनों का। तो ये वाला बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड इन मैनेजिंग वंस इमोशन? अगर मैं किसी शख्स के इमोशंस को समझना चाह रहा हूँ तो कौन सी चीज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? सेल्फ अवेयरनेस, कि अपना पता होना, कम्युनिकेशन अच्छी होना, मोटिवेशन होना, सेल्फ रेगुलेशन होना। जब हमें ना, विच स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड मैनेजिंग वंस इमोशन, अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए ना हमें कम्युनिकेशन होना जरूरी नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अवेयरनेस से ही सेल्फ रेगुलेशन आती है। जब हमें आगाही होगी तो उसके बाद ही हम सही तरह रेगुलेट करें क्या करना है क्या नहीं करना। मोटिवेशन भी जरूरी है इमोशंस को, कि मैं ये करना है और ये मैंने नहीं करना। ये मोटिवेटेड होगा तो बंदा बुरी चीजों से बचेगा। इसके अंदर अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए है ना, कम्युनिकेशन जो है वो मैटर नहीं करती। कम्युनिकेशन मेरी जैसे भी हो, मुझे खुद को मैनेज करना है तो अपनी सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेट करना और मोटिवेशन होनी चाहिए, मुझे ऐसा करना है तो क्यों करना है। तो कम्युनिकेशन यहाँ पे जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन मल्टी कल्चरल काउंसलिंग, द काउंसलर इज अवेयर ऑफ इट। मल्टी कल्चरल काउंसलिंग जो होती है, यानी जहाँ पे मुख्तलिफ कल्चर के लोग हैं, ऐसी काउंसलिंग, काउंसलर को किन चीज़ों का पता होना चाहिए? पेटी विशेस एंड सेल्फिशनेस, ठीक है, पेटी छोटी छोटी जो ख्वाहिशात हैं अजीब अजीब की, यस, खुदगर्ज होना चाहिए। बिहेवियर टुवर्ड्स क्लाइंट्स, क्लाइंट्स की तरफ उसका रवैया कैसा है ये देखना चाहिए। और अपने पर्सनल प्रॉब्लम क्लाइंट डिफरेंट कास्ट एंड बिलीफ, क्योंकि हम मल्टी कल्चर की बात कर रहे हैं तो बेहतर यही होगा कि हम डिफरेंट जो कास्ट हैं, बिलीफ हैं, लोगों के अकायद नजरियात के मुतालिक हमें पता होना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये कैसा प्रोसेस है? नेगेटिवली इवेलुएट एंड क्रिटिकली, finding out the best way of living, using a mix of research, analysis, question, exploration of new ideas, concentration on the problem to solve it। क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर किसी चीज़ को एनालिसिस करते हैं, उस चीज़ के मतलब सवाल करते हैं, उस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, न्यू आइडियाज लेके आते हैं। तो ये वाला जो है इसका आंसर बन जाएगा। एट द सेकेंडरी स्टेज ऑफ स्कूलिंग स्टूडेंट्स नीड गाइडेंस। जब सेकेंडरी 9वीं 10वीं के बच्चे को किस तरह की गाइडेंस चाहिए होती है? फॉर प्लानिंग फ्यूचर हायर एजुकेशन, कि मुझे 11वीं 12वीं में क्या पढ़ना है, कौन सी क्लास पढ़नी चाहिए, ये सोचना चाहिए। स्कूल को कैसे बदलना है, जॉब कैसे लेनी है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। बल्कि हमें मैट्रिक कर लिया तो अब देखना है कि इंटर में कौन सी डिग्री मुझे रखनी है।
विच इज नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ द ट्राइएंगुलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की जो ट्राइएंगुलर प्रोसेस है ना, उसके अंदर एक तो होता है टीचर, और दूसरा होता है स्टूडेंट, और तीसरा होता है कंटेंट, यानी उस्ताद क्या किसको पढ़ाएगा, स्टूडेंट, और क्या पढ़ाएगा, कंटेंट। टीचिंग मेथड जो है ना, ये ट्राइएंगुलर के अंदर नहीं आता। आर्मस्ट्रॉन्ग वहां से एक्सपोनेंट ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया। इसके अलावा और कौन सी हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया, और वो जो क्या बोलते हैं यार, एक और बंदा भी था बड़ा फेमस सा है। खैर, ये किस मेथड के साथ जुड़े हुए हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग ह्यूरिस्टिक मेथड के साथ। जो किलपैट्रिक तो प्रोजेक्ट मेथड के साथ नहीं है। किलपैट्रिक ह्यूरिस्टिक के साथ तो नहीं, किलपैट्रिक तो प्रोजेक्ट मेथड के साथ है। तो ह्यूरिस्टिक के साथ तो ये है ना। अम, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक है, जॉन डेवी है, इस तरह के लोग हैं, तो ये उसके साथ आते हैं। हु सेड सुपरविजन इज अ सेट ऑफ सर्विसेज, कि सुपरविजन है एक सर्विसेज का सेट है, और प्रोसेस फॉर टीचिंग डेवलपमेंट टू अटेन गोल्स ऑफ स्कूल। तो स्कूल्स का प्रोसेस है जिसके स्कूल के गोल अचीव करते हैं। कुछ ने बताया था, हे एंड फोर्थ, ग्लैथॉर्न, हारिस एंड ग्लिकमैन। तो एक ग्लैथॉर्न ने जो है ना, इसने बताया था ये वाला, कि जो है वो एक सुपरविजन एक प्रोसेस का नाम, सर्विसेज और प्रोसेस का नाम है, जिससे हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं। 1964 के अंदर ना कॉन्ट्स एंड डनेल जो है डिवाइड मैनेजमेंट टू 5 पार्ट्स, किस 5 पार्ट्स के अंदर किया था। पोस्ट डी, पोस्ट डी सी, और ये तो पी और ट्रिपल सी जो डी है ना, ये तो हेनरी फाइल ने दिए थे। हम कोर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो कोर्ट्स ने दिए थे पोस्ट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, ये सी ऑप्शन इसने दिया था। ये नीचे वाला हेनरी फाइल ने दिया था, इसलिए ऊपर वाले भी किसी और ने दिए थे। सुपरविजन इज नॉट टू कंट्रोल द टीचर। सुपरविजन टीचर्स को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि बट टू वर्क कोऑपरेट, बल्कि कोऑपरेटिवली उनके साथ काम करना है। ये बात किसने की थी? ये हॉ एंड फोर्थ ने की थी। ठीक है, सुपरविजन जो है वो सिर्फ जो है टीचर कंट्रोल नहीं करना, बल्कि कोऑपरेटिवली काम करना है। ये जो हम जीपी फंड निकालते हैं हमारी तनख्वाह से, हमारी तनख्वाह का बेसिक का 8% हर महीने काटा जाता है। हमारी तनख्वाह का 8, बेसिक पे का 8% हमारी तनख्वाह से डिडक्ट होता है, और वो डिडक्ट होता है उसे हम जेपी फंड बोलते हैं। ये 8% होता है, या इसका था। तो बहरहाल, वो जो हमारी तनख्वाह से कटता है ना, उसकी फिर वो जीपी फंड होता है। वो हमारे फंड के अंदर पैसे मौजूद होते हैं, और हम उसको किसी भी वक्त 80% उसमें से लोन ले सकते हैं। अकाउंट ऑफिस में वो पैसे हमारे ही होते हैं, जमा होते हैं। उसका 80% बगैर सूद के हम ले सकते हैं। मैंने अभी जब बुक पब्लिश करवानी थी तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने अपना जीपी फंड निकलवाया, और वो जीपी फंड मैंने 80% जो मेरा उस वक्त बन रहा था, वो मैंने निकलवाया, और मैंने पेमेंट की। अब वो जो जीपी फंड मैंने निकलवाया है, उसकी टोटल 36 किस्तें बनती हैं। कितनी बनती हैं? 36। 36 किस्तों के अंदर हमने उसे वापस करना होता है। बड़ा आसान सा प्रोसीजर होता है। अप्लाई किया और 1 हफ्ते के अंदर पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, और अब मेरी उसकी जो है वो किस्त बन चुकी हुई है, जो कि मुझे हर माह मेरी तनख्वाह से कटते रहेंगे। पहले वाला भी कटता रहेगा, पहले 6800 कितना कटता है, 7,000 के करीब तनख्वाह से में से कटता है। और अब ये जो न्यू मेरा है, जो इसकी इंस्टॉलमेंट बनी है, वो भी कटना शुरू हो गया है। द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर अ क्लासरूम इन एन एलिमेंट्री स्कूल इज, जो हमारे पास एलिमेंट्री स्कूल होता है ना, उसकी जो रकबा होता है, उसके अंदर हम देखते हैं कि उस रकबे पे यानी कि कितने बच्चे उसमें एडमिशन होने की कैपेसिटी है, कि एक बच्चे को हमें इतनी जगह देनी है। तो जो हमारे पास होते हैं एलिमेंट्री, इस पे हमें 0.6 मीटर स्क्वायर उस बच्चे को हमने जगह देनी जरूरी होती है, इससे ज्यादा नहीं। जब हम आते हैं ना हाई हाई स्कूल के अंदर, तो वो वहाँ 1 है। जब हम आते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, वहाँ 1.2 है। यानी 11वीं 12वीं वाले के बच्चे को 1.2 मीटर स्क्वायर चाहिए,
हाई वाले को 1 और एलिमेंट्री वाले को 0.60 उसको स्पेस चाहिए। एलिमेंट्री प्राइमरी में ही आता है, ठीक है। एलिमेंट्री से मुराद यानी पहली से 8वीं एलिमेंट्री हो, पहली से 8वीं क्लास को ही एलिमेंट्री कहा जाता है। तो लफ्ज एलिमेंट्री बोला जाए, इतनी ही होगी तकरीबन। कोई मुझे मेरे नज़दीक मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है, मुझे नहीं याद। तो शायद वो इतना ही होगा, 1.2 हो, शायद इससे फिर ज़्यादा हो जाएगा। SNE इज एब्रीवेशन ऑफ। अब SNE जो है ना, मैंने जो इसको पढ़ा वो था शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर, कि जब हमारी कोई ग्रांट आती है ना, उससे पहले हमने जो है वो बताना होता है कि मेरे, या ग्रांट से पहले हम उनको जो है ना वो आगाह करते होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब जून का बजट आता है ना, तो हमारे कॉलेजों से भी बजट मांगा जाता है कि बताएं कि आपके अगले पूरे साल के एस्टिमेटेड कास्ट क्या होगी। तो हम क्या करते हैं कि अपनी जो हमारे उस वक़्त की मौजूदा तमाम प्रोफेसरों की तनख्वाह हैं, तमाम क्लास 4 की तनख्वाह, तमाम साल के अंदर होने वाली कंजप्शन, जो कि उस सूरत में हमारे बिल्स वगैरह भी हो गया, जो एक्सपेंसेस है, इन सारों की कैटेगरी बनाते हैं। ये सारे हम उनको गवर्नमेंट को बताते हैं कि हमारे इस साल इतने खर्चे हुए, और थोड़े उसमें से बढ़ा देते हैं कि चूंकि अगले साल हमने ये करना है, कोई छोटी मोटी हम उसमें इतने हमें अगले साल बजट चाहिए। अब वो बजट फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हमें जो है ना अगले साल जो है वो 10 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, अगले साल। अब गवर्नमेंट इसमें ये करती है कि हमारी तरफ से उन्होंने ले लिया, बजट बनाने के दौरान फिर वो एस्टिमेट रखते हैं कि हायर एजुकेशन की तरफ से इतने आए हैं, तो उसमें से कुछ इजाफा करके हायर एजुकेशन को कर देते हैं। खैर इसके अंदर एक दो नंबरी भी होती है, उसका मतलब उसका यहाँ नहीं करता। एक मिनट बेटा, इधर आ जा। बस बोलना नहीं है, चुप करके अब, ठीक है। अच्छा, एक्सप्रेस ऑफ न्यूज़पेपर, कोल, यानी ये कोयला हो गया, आइस हो गई, स्टेशनरी हो गई, ये कहाँ किस रजिस्टर के अंदर लिखी जाती है? कैश रजिस्टर तो होता है जिसके अंदर हम अपने अखराजात वगैरह जो है वो लिख रहे होते हैं। एक्वेंटेंस रोल होती है कि जहाँ जब पहले बैंक अकाउंट नहीं हुआ करते थे ना, तब एक क्लर्क या प्रिंसिपल जाता था, वो तनख्वाहें निकलवा के आता था, फिर वो तनख्वाहें तकसीम करता था। कंटिजेंट रजिस्टर वो होता है कि जो जिसके अंदर ना ये जो आर्जी चीजें होती हैं, अखबार हो गया, ये कोयला, बर्फ, स्टेशनरी, जो खत्म हो जाती हैं, यानी वो चीजें जो स्टॉक रजिस्टर में नहीं, स्टॉक रजिस्टर में वो चीजें लिखी जाती हैं जिन चीजों को हमने जो है ना अगले साल चेक करना होता है, चेक करवाना होता है, जो हमारा एसेट होते हैं वो लिखते हैं। तो वो जो चीजें हमारा एसेट नहीं होती ना, उनको हम कंटिजेंट रजिस्टर के अंदर लिखते हैं, ठीक है। कंटिजेंट जहाँ पे हम वो चीज़ें जो हमारी ज़ाया हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, वो लिखते हैं। कैश रजिस्टर जो स्टॉक होता है, इसके अंदर परमानेंट हमारा जो स्टॉक होता है, जिसे हमने हर साल चेक करवाना होता है, वो लिखा जाता है। और इक्विटेंस तनख्वाहें हो गई, और कैश रजिस्टर सब पैसा आने जाने वाला, लगने वाला, वो लिखते हैं। फॉर हाउ मेनी कंसेक्टिव डेज ऑफ absence विदाउट लीव शैल बी नेम्स ऑफ गर्ल्स बी स्ट्रक ऑफ द रोल। हमारे स्कूल के अंदर जो लड़कियां पढ़ती हैं, कितने दिन अगर वो छुट्टी करें, तो उसके बाद उनका जो है वो हमें नाम खारिज करना होता है, कर सकते हैं। तो 10 दिन, अगर एक लड़की 10 दिन मुसलसल छुट्टी करे तो उसके लिए 10 दिन, और अगर एक लड़का 6 दिन छुट्टी करे तो उसके लिए, मतलब 6 दिन लड़का छुट्टी करे तो उसका नाम खारिज कर दिया जाता है। अच्छा, द लीस्ट डिस्टेंस फॉर विच ट्रैवलिंग अलाउंस कैन बी अवेल्ड। ये जो होता है ना, जब हम TDA लेते हैं, यानी ये जो मतलब हमने गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, तो जब हम ड्यूटी करते हैं गवर्नमेंट की कोई भी, तो उसके बाद ना हमें एक ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। इसकी जो है ना, मेरा ख्याल है कि ये 16 किलोमीटर ही है, हाँ 16 किलोमीटर ही है। अगर हम 16 किलोमीटर की ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें, फॉर एग्जाम्पल मेरी लास्ट टाइम ना ड्यूटी लगी थी इंटर एग्ज़ाम के ऊपर,
और मेरा जो जहाँ जिस स्कूल के अंदर मेरी 11वीं 12वीं की सुपरिटेंडेंट ड्यूटी लगी थी, तो वो मेरे घर से जो है मेरे इदारे से वो 8-10 किलोमीटर दूर था, तो मुझे उसका कोई टीएडीए नहीं मिला था। तो अगर वो मेरा घर कॉलेज से 16 किलोमीटर ज़्यादा डेस्टिनेशन होती, तो उस सूरत के अंदर जो है वो मुझे क्या मिलता, मुझे टीएडीए मिलना था। तो हमारा जितना मुआवजा होता है ना, उससे ज़्यादा हमारा टीएडीए बन जाता है। जी बिल्कुल, जो हमारा जो होता है ना, आजकल जो न्यू रेट्स के अकॉर्डिंग है, वो मोटरसाइकिल को 6 रुपए किलोमीटर चल रहा है, और इस तरह कार का 15 रुपए कर दिया गया है। नहीं, मोटरसाइकिल का 10 कर दिया शायद, कार का 15 हो गया। इसे मेरे नाम पे कार भी है, पुरानी चल रही है, तो वो मैं कार वाला क्लेम कर लेता हूँ। तो मैं इस तरह जो है ना, वो इनके रेट्स फर्क है, बस के ऊपर और है, ये इनके रेट्स जो है वो वेरी करते हैं। फिर स्पेशल सिटी का और स्पेशल का और है, आर्म्स का और है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू अ टेस्ट वैलिडिटी? कौन सा जो है वो, हाँ, टेस्ट कौन सा टेस्ट वैलिड होगा? जो ऑब्जेक्टिव के ऊपर पूरा उतरेगा, जिसके अंदर रैंडम सिलेक्शन ऑफ एटम होगी, जिसकी लेंथ आपके टेस्ट को देखेंगे, ये टेस्ट फॉर्मेट, सारी बातें, पहली दोनों बातें ठीक है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्राइट हम कहेंगे कि जिस टेस्ट की जो है वो ऑब्जेक्टिव के ऊपर पूरा उतरेगा, वो टेस्ट ज्यादा ठीक होगा। द स्कोर ऑफ द स्टूडेंट हैविंग 70 करेक्ट एंड 30 इनकरेक्ट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे फार्मूला एस इज इक्वल टू आर माइनस डब्ल्यू बटा एन माइनस वन। आर हमारे पास 70 हो जाएंगे, माइनस डब्ल्यू 30 हो जाएंगे, डब्ल्यू माइनस आर माइनस डब्ल्यू बटा, हाँ डब्ल्यू 30 हो जाएंगे बटा एन माइनस वन, चार में से एक गया, ट्रू फॉल्स है, तो सॉरी, दो में से एक गया तो एक आ गया, 70 में से 30 गया तो 40 आ गया। अगर यहाँ पे होता, यानी आर इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा एन माइनस वन, तो अगर वो मल्टीपल चॉइस होते तो एन चार होता, और अगर ट्रू फॉल्स है एन दो होना है। बाकी ये जो चीजें लिखी हुई हैं वो आपने लगा देना है। द डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ टर्म इज, डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, क्या इसको कहते हैं? डिसीजन देना, किसी चीज को जस्टिफाई करना, वैलिडेट करना, एक्सप्लेन करना। तो डिस्क्रिप्शन से मान लीजिए किसी चीज को एक्सप्लेन किया जाए। सोलो टेक्सोनोमी प्रोवाइड सिस्टमेटिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द लर्नर। सोलो जो होता है ना, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, यार किस बंदे ने कितना सीख लिया है, इसको परी लेवल पे है, ये जो है ना वो उस लेवल पे है, क्या बोलते हैं, मतलब यूनि लेवल पे है, ये मतलब मल्टी पे है, तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग की बात जो है ना, ये सोलो के अंदर हो रही होती है। इन द सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम द इम्पोर्टेंट एलिमेंट इज, तो सब्जेक्ट सेंटर्ड के अंदर इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है? डिवीजन ऑफ नॉलेज, सोशल स्टडी। जब सब्जेक्ट की बात होती है ना, उसको फिर नॉलेज को तकसीम किया जाता है, तो डिवीजन ऑफ नॉलेज इम्पोर्टेंट होगा। लर्नड हेल्पलेसनेस गिवन बाय, ये ना एक थ्योरी है लर्नड हेल्पलेसनेस, और ये दी थी इसने मार्टिन स्लाइमन एंड मेयर ने। अब इस थ्योरी के अंदर ये कहा गया था कि जब कोई चीज मुसलसल हो रही होती है ना, तो उसके बाद रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है। जैसे वो कहा जाता है श्रीलंका के हाथियों के बारे में कि वो इतने ताकतवर थे कि उनको जो है ना वो जिस दरख्त के साथ बांधते उसको भी उखाड़ देते। अब उन्होंने इससे बचने की क्या, उनके घरों उनकी आबादियों को तबाह कर देते। उन्होंने ये किया कि उनके हाथी के बच्चे को ना एक दरख्त के साथ बांध दिया। अब हाथी का बच्चा दरख्त को नहीं उखाड़ सकता था, और जोर लगाता दरख्त को ना उखाड़ सका, और फिर हाथी जोर लगाता लगाता, फिर हाथी ने जोर लगाना ही छोड़ दिया। हाथी ने समझा कि अब मुझे बांध दिया गया है और मैं जो है ना वो नहीं, हाथी यानी अपने आप को हेल्पलेसनेस समझने लगा। और जब वो बड़ा हो गया, एक बड़ा ताकतवर हाथी, उसको एक छोटे से किले के साथ बांधा जाए ना, तो उसको उसके ऊपर भी जोर नहीं लगाता, वो समझता है कि मैं यहीं पे। तो ये लर्न हेल्पलेसनेस की थ्योरी ऐसे ही है, इंसान भी ऐसे हो जाते हैं, वो समझते हैं यानी, अगर फॉर एग्जाम्पल कि आपको धोखा मिला है ना, या आपके साथ कुछ, तो आप बिल्कुल ही उसको जनरलाइज कर देते हैं कि मेरे साथ हमेशा ही ऐसे होना है, मेरे साथ कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। तो यानी आप हेल्पलेसनेस के, बस मैं ये वाली थ्योरी इसने दी थी ना, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। द कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइन करिकुलम। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी जो है वो करिकुलम को कैसे डिजाइन करती है, डिफाइन करती है?
कोर्स ऑफ लर्निंग, चैरियोट रेस कोर्स। अच्छा, ये ना किसी जो थी हमारी क्वालिफाइड गाइड, उसके अंदर ना चैरियोट रेट रेस कोर्स कहा गया था। अब मुझे किसी किताब के अंदर या किसी इंटरनेट के ऊपर ना ये वाला लफ्ज नहीं मिला, चैरियट रेस कोर्स। अब मैं ये नहीं लगा रहा, ठीक है, मतलब मैंने ये वाला लफ्ज पहले क्वालिफाई गाइड में पढ़ा था, उसके बाद मैंने और कहीं नहीं पढ़ा। तो अगर आप लोग थोड़ी इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, सर अरशद साहब, इकरा वकार निसा, मुझे बताइएगा कि क्या इसका आपने कहाँ पे किस हवाले से पढ़ा है कि चैरियट रेस कोर्स उसकी जगह पे लिखा हुआ है, जबकि मुझे इसका आंसर कोर्स ऑफ स्टडी जो है वो नजर आता है, मिला है। बस वो जिसने, हालांकि मैं ये एक बात बताऊं आपको, मतलब हमारे सारे ही दोस्त हैं, जो भी अच्छा काम कर रहा है उसको शुक्रिया। तो क्वालिफाई गाइड को, हालांकि उसके अंदर सवाल पेस्ट गलत भी हैं क्वालिफाई गाइड में, लेकिन हमारे दोस्तों ने जो तो वाजे हो गया उनको कॉपी पेस्ट किया हुआ है। मैं अभी अपने आसिम साहब की ना जो है वो बुक पढ़ रहा था, मतलब मैंने उसके सारे एमसीक्यूज किए हैं, जितने भी एमसीक्यूज मैंने सारे पढ़े हैं। वो उसके अंदर कोई एमसीक्यू ऐसा नहीं है, मतलब उस बुक ने पूरे क्वालिफाई गाइड को सारे एमसीक्यू उसके अंदर शामिल कर दिए हैं। जिन सवालों को मुझे याद है कि मैंने रट्टे लगाए थे, क्योंकि क्वालिफाई गाइड के सवालों को मैंने जो रट्टे लगाए थे ना कि पूछिए कुछ ना, मेरा गरीब के पास होती वही थी। तो वो उसको जो है ना हमने रट वही सवाल सारे उसके अंदर थे। ये जोन ऑफ एजुकेशन की सिर्फ खास बात ये थी कि इसने कुछ उसमें ना वो शामिल किए हैं, पास पेपर शामिल किए हैं। उसके अंदर भी पास पेपर भी काफ़ी सारे, मैंने आपको बताया कि वो पास पेपर नहीं थे, वो किसी और बुक की तरतीब से एमसीक्यू लिखे हुए थे और उसको पास पेपर का नाम दिया गया। द बेस ऑन विच द सब्जेक्ट एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस आर प्लान इज कॉल्ड। जहाँ सब्जेक्ट की एक्टिविटीज और एक्सपीरियंसेस को प्लान किया जाता है, तो प्लान करना जो है ना ये डिजाइन करना होता है, ठीक है, यानी एक्टिविटीज और उनको एक्सपीरियंस को आप प्लान कर रहे हैं, एक तरतीब कर रहे हैं, उनको लगा रहे हैं, उनको डिजाइन करना बोलते हैं इसको। ब्रॉड फील्ड करिकुलम इज अ मॉडिफिकेशन, ब्रॉड कहते हैं बहुत ब्रॉडर, जिसके अंदर बहुत से सब्जेक्ट्स हों, बहुत सी चीजें हों। तो ब्रॉड फील्ड करिकुलम जो है सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम के अंदर ही आता है। अली बेटा, आप बैठ जाओ। ये सबसे छोटा है, लास्ट आइटम, और अल्लाह करेगा कि आखिरी होगा। ऊपर फोर द कंसेप्ट ऑफ हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम का जो है वो अ, ये फिलिप जैक्सन ने दिया था। हिडन करिकुलम की टर्म किसने दी थी? फिलिप जैक्सन ने दी थी। मैं माइक को खराब करके रहेगा। 1968 के अंदर शायद दिया था ये वाला, मेरा ख्याल है, मुझे नाम बोल रहा शायद। तो ये फिलिप जैक्सन ने दिया था। हिडन हिडन करिकुलम हमारा वो इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। Curriculum differentiation is mainly concerned with meeting diverse learner needs. Curriculum differentiation learner की नीड को स्टैंडर्डाइज कंटेंट, इंक्रीजिंग कंटेंट, डिफिकल्ट सिंप्लीफाइंग लेसन प्लान। तो जो करिकुलम जो है डिफरेंशिएशन होती है, ये बेसिकली डाइवर्स नीड को डिफरेंशिएट करना, ये मुख्तलिफ लोगों की जिस तरह की लर्निंग का स्टाइल है उसके मुताबिक उनको लर्निंग करना। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ कम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम? कम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम जो है वो कौन से, मतलब क्या होगा कि फैक्ट्स को मेमोराइज कर लें या किसी खास स्किल के ऊपर मास्टरी हो के मुकाबला कर सकें हम, कंप्लीशन ऑफ टेक्स्ट बुक। तो कम्पिटेंसी बेस्ड होता है कि मास्टर होना किसी चीज का, कि जिससे आप उसको। हिडन करिकुलम क्या होता है जिसके अंदर हमारा, इसको मुझे बिठाने दे क्योंकि 6 मिनट रह गए हैं और सवाल 20 रह गए हैं। बेटा इधर बैठो, एक दफा इधर बैठो। ये पेज के साथ खेलो, ये बुक के साथ खेलो। हिडन करिकुलम जो है इसमें कल्चर हमारा आता है और सोशल वगैरह, तो अनरिटन जिन्हें वो रिटर्न नहीं होता बल्कि वो हमारा माहौल होता है, वो कल्चर नॉर्म्स होते हैं जो हमारे हिडन करिकुलम के अंदर शामिल होते हैं। इन रिसर्च व्हाट डज पीयर रिव्यू, पीयर कहते हैं दो, वैसे हम दोस्त बाप कहते हैं। तो रिसर्च करते हुए ना जब हम अपना आर्टिकल किसी को देते हैं कि इसको रिव्यू करो, इसको देखो, तो वो वाला जो है ना उसको प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग रिसर्च पेपर बाय एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ बिफोर पब्लिकेशन करवाने से पहले ना किसी दोस्त से, यार से जो है वो पब्लिक उसको रिव्यू करवाना, इसको हम पीयर रिव्यू बोलते हैं। द सैंपल इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ रेफरल। रेफरल कीवर्ड है, यानी जब आप ना किसी रेफरल से मुराद क्या है कि किसी और से पूछते हैं, हाँ जी बताओ उसके बारे में आप जानते हो, तो रेफरल ना स्नोबॉल सैंपलिंग के अंदर होती है, ठीक है, रेफरल।
जो है ना, आप किसी डेंगू की इंफॉर्मेशन लेनी है तो डेंगू वाला आप मुझे 2 बंदे बता दो, आप बता दो, इस तरह का। A condition factor that can take on different values or categories is called different categories की जो बात होती है, कौन देखिए यहाँ पे condition a characteristic that can take a different value, वेरिएबल की ना वैल्यू मुख्तलिफ होती है हर वेरिएबल, और उससे बोलते हैं अब वेरिएबल मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर, जिसको हम ना मैनिपुलेट करते हैं, जिसको को हम जिसको मैनिपुलेट करके हम अपनी मर्जी के असरात लेते हैं। नहीं, अब बात समझे नहीं है। देखिए जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, उसको तो हम तब्दील नहीं कर सकते। इसको डिपेंडेंट को, इसके ऊपर तो असर होता है ये तब्दील, इसको इसको तब्दील का इसको मैनिपुलेट होता है जिसके जरिए आप ना किसी को, अब इसके इंडिपेंडेंट को ना हम तब्दील करके इससे काम लेते हैं, ठीक है, तो इसको मैनिपुलेट करते हैं, उसके ऊपर तो इफेक्ट होता है, उसके ऊपर तो असर होता है ये डिपेंडेंट के ऊपर, ठीक है जी। डिपेंडेंट के ऊपर हम, डिपेंडेंट के चेंज होगा लेकिन किसी के असर से चेंज होगा। हम उसको ऐसे जैसे मैनिपुलेट करते हैं ना, डोज कम कर दो, ज्यादा कर दो, इस तरह करके हम इसका नहीं करते। कंफ्यूजन वाला था इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है। When there is a need to apply different data collection method to different parts of the population, अब डेटा कलेक्शन के मेथड ना डिफरेंट के ऊपर डिफरेंट आप कर रहे होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, वैसे सैम्पलिंग मेथड बोल रहे हैं, यानी डिफरेंट डाटा कलेक्शन मेथड डिफरेंट लोगों पे आपने करना है। आप क्या करेंगे, आप छोटे सब ग्रुप्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आप मुसलमानों के ऊपर ऑल करना है, हिंदू के ऊपर ऑल करना है, क्रिश्चियन के ऊपर ऑल करना है, आप उनके सब ग्रुप्स बना के फिर उनके ऊपर ट्रेड करेंगे और उनके मुताबिक लेंगे, तो ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम्स हैं। जहाँ ग्रुप्स की बात आ गई, जहाँ चीज़ों को अलग अलग करने की बात आ जाए, वो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होता है। The research intend to collect data from participants who commit some illegal behavior in the school। कुछ बच्चों ने ना स्कूल के अंदर बुरी आदतें की हैं, उनके से हमने डाटा लेना। तो हम क्या करेंगे वहाँ पे, हम वहाँ पे क्या करेंगे, कुछ बच्चों ने, अब आपके स्कूल के अंदर कुछ बच्चों ने बुरी आदत की है, आपने वहां से डाटा लेना है, तो क्या करेंगे, कैसे पता, इसमें तो मसला है ना कि हमें पता कैसे चलेगा कौन किसने बुरी आदतें की हैं। स्कूल की बात हो रही है, स्नो बाल सैंपलिंग सर। देखिए बात है, इंटेंड, रिसर्च इंटेंट चाहता है कि वो डाटा कलेक्ट करे उन पार्टिसिपेंट से जिन्होंने कोई गलती की है, सम इलीगल बिहेवियर। अब यहाँ पे देखिए, हमें ना जब कोई गलती करता है तो उसका एग्जैक्टली पता हो, फिर तो क्या, हम सिर्फ वो मालूम करना चाहते हैं कि कौन है ये, तो ये स्नोबॉल सैंपलिंग होगा। सर अगर हम ये कहें ना, ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग में बैठे बैठे, अब हमारे स्कूल इलीगल एक्टिविटी हुई है और हमें उसके लिए जो है ना वो थोड़ा रेफरल तलाश करने पड़ेंगे किस तरह से डाटा लें, ठीक है। मेरी राय में ये स्नोबॉल सैम्पलिंग है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग का कोई कीवर्ड यहाँ पे नहीं है जिसको हम कहें कि वो आसानी से उसको ले रहे हैं। किसी और स्कूल में थोड़ा क्राइम तो हुआ है, अपने स्कूल के अंदर है। विच स्केल हैज नो न्यूमेरिकल प्रॉपर्टी, कौन से स्केल में कोई न्यूमेरिकल नहीं होती, नॉमिनल में कैटेगराइज कर रहे होते हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, ठीक है। ड्यूरिंग विच द फॉलोइंग इंटरव्यू डज इंटरव्यू आस्क प्रॉबिंग एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन किस में पूछे जाते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर। टाइम हो रहा है थोड़ा सा, इसको कोई हो तो मुझे रोक लीजिएगा। अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर ना ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी बहुत प्लान नहीं है, कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं है। पॉपुलर इंटरव्यू जो होता है ना हमारे, वो यही अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, पॉपुलर यही है, हर ज्यादातर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ही लिया जाता है हर कहीं। अकॉर्डिंग टू विच फॉलोइंग इंटरव्यू टाइप्स इज वन कैंडिडेट इंटरव्यू बाय, एक कैंडिडेट से बहुत से ये लोग इंटरव्यू ले रहे हो तो उसे हम पैनल इंटरव्यू बोलते हैं, ठीक है। एक शख्स से मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे पीपीएससी का इंटरव्यू देते हैं तो हम देने वाले एक होते हैं और लेने वाले जो है वो 3 4 5 होते हैं, तो वो पैनल इंटरव्यू होता है। वे टाइप ऑफ क्वेश्चन इज नीडेड टू इन्वेस्टिगेट द फिनोमेना इन डेप्थ, किसी चीज को ना डेप्थ के अंदर स्टडी करना ना, ये इसको बोलते हैं प्रोब क्वेश्चन। प्रोब यानी ऐसा क्वेश्चन है, क्रिटिकल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन छोड़ना कि जिसके ऊपर जो है ना वो सारे सारे अपनी राय दें, उसके ऊपर डिस्कशन करें, तो ये प्रोब क्वेश्चन जो है ये होते हैं जिनके डीप इन्वेस्टिगेशन हम इनके ऊपर कर रहे होते हैं। Who introduced the concept of action research in education? Action research की बात किसने की थी, कौन बंदा था, एल आर गे, फ्रैंकिल, मोरिसन या एस एम कोरे, ठीक। वो तो एल आर गे तो रिसर्च का बानी कहा जाता है, इसकी किताब लिखी थी, लेकिन जो एक्शन रिसर्च के ऊपर जो बात की है ना, वो एस एम कोरे ने जो है वो रिसर्च के ऊपर बात की है। एक्शन रिसर्च इज अ सब टाइप ऑफ, एक्शन रिसर्च सब टाइप है किसकी, बेसिक रिसर्च की, अप्लाइड की। एक्शन रिसर्च जो है ना, देखो हमारे पास रिसर्च बाय पर्पज में दो आती हैं,
बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। और ये जो अप्लाइड रिसर्च के अंदर फिर फर्दर आती हैं एवेल्यूएशन रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और उसके अलावा रिसर्च डेवलपमेंट और ये एक्शन रिसर्च। विच रिसर्च हैज़ अ वाइडर एप्लीकेशन ऑफ जनरलाइजेशन, किस रिसर्च की जनरलाइजेशन ज़्यादा होती है? फंडामेंटल रिसर्च को, इसके यानी इसकी जनरलाइजेशन ज़्यादा है। चलिए ठीक है, 58 करने थे लेकिन अभी टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है, ज़्यादा ऐसे नहीं करते, आगे सवाल में थोड़ा मुश्किल है। कल इंशाल्लाह मिलते हैं फिर, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। इन सवालों में से किसी का मसला हो तो बताइएगा, चाहे ये ट्रेस का सर्च कीजिएगा, और जो इलीगल वाला है, जो जिनकी कन्फ्यूजन है वो भी इसको देख लीजिएगा। मैडम अकाउंट निशा, आपके सवालात मैं कल सुबह देख के बताऊंगा। मैंने अभी आपको 24-25 मैसेजेस आए हुए थे, मैंने देखा ही नहीं है, मैंने कहा मैं एक ही दफ़ा फ्री होके देखूंगा, तो इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर करूंगा, पर थोड़ा लेट।